हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस खास सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज में हम ये बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि जिस तरह का मूड माहौल है बाजार में, दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एक जो बड़े इकोनॉमिक डेटा को देखने वाले लोग हैं वो बड़े भारी भरकम मंदी में, दूसरी तरफ जो माइक्रो चीज़ें देखते हैं, कंपनियों के नतीजे हैं, फिर लिक्विडिटी, उनको लगता है कि भाई कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सबके बीच में सबसे पहले आपसे बाजार का डायरेक्शन लेने की जरूरत है। बताएं सर, क्या है आपका व्यू? पहले तो धन्यवाद अनिल जी, मुझे शो पे आमंत्रित करने के लिए, और आप और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनिल जी, हमने सावधानी तो एक्चुअली ये साल के बिगिनिंग में ही हमने बरत ली थी। मतलब जनवरी में ही हमने कॉल जी। लिया था कि थोड़ा मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा आगे चलते। इनफैक्ट आपके ही चैनल पे आके हमने ये बोला था पहले तो कि एक वोलेटिलिटी रहेगी अगले 2 क्वार्टर के लिए, हमें तो ये लग रहा था। और जो ये साबित हुआ ही है उल्टा। सितंबर या अक्टूबर में हमने एक प्रोएक्टिव कॉल लिया था कि मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा दूरी रहे तो बेहतर रहेगा, और हमने अपनी सेलिंग भी की थी काफी मिड कैप स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो में। तो एक लेवल पे तो हमारा पोर्टफोलियो एक टाइम पे तो 25% कैश हो गया था, पर चलते चलते धीमे धीमे हमने वापस इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और आज की तारीख में 10% कैश है। और ये 10% कैश हमें जल्दबाजी नहीं लग रही है इन्वेस्ट करने को। हमें अभी भी लगता है कि थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, पर अभी ये सब बोलने के बावजूद एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो यूएस से जो डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, काफी अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं, जो मतलब इन्फ्लेशन गिरने लायक जैसे डेटा पॉइंट्स है। तो वैसे जैसे अमेजोन ने एक अनाउंसमेंट किया था एक हफ्ते पहले कि उनकी जो वेयर हाउस स्पेस है वो सब लीज करना चाहते हैं। मतलब उनके पास एक्सेस फ्री वेयर हाउस स्पेसेस है, जो कि साबित करता है कि उनके वेबसाइट पे थोड़ा जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो गया है अमेजोन की वेबसाइट पे। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि वॉलमार्ट और टारगेट जो बड़े रिटेलर हैं, ब्रिक एंड मोटर रिटेलर है यूएस में, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी इन्वेंट्री प्राइसेस काट रहे हैं कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री हमारी मूव होना चालू हो जाए। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है वहां पे। और एक और जो बड़ा डेटा पॉइंट आया था जो चाइना से आया था वो ये था कि चाइना ने काफी एग्रेसिव लॉकडाउन अनाउंस किए थे उनके कोविड बैटल के चलते। तो उसके चलते काफी जो उनके पोर्ट शिपिंग लाइन थे वहां पे क्लॉगिंग हो गई थी, पोर्ट थे वहां पे। पर उसके बावजूद यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रूट्स थे उसमें फ्रेट उल्टा थोड़ा कम ही हुआ है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यूएस से डिमांड कम हो रहा है। तो अगर जो आप देखें तो यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटीज का, मतलब कंज्यूमर गुड्स का जो कमोडिटीज ही होती है वहां पे। तो उसके चलते हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको कमोडिटीज में थोड़ा डाउन दिखना चालू हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो गया है। एक्सेप्ट क्रूड तो खैर अलग ही स्टोरी है, वो तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते अलग ही भाव चल रहे हैं। 120 अभी लास्ट देखा मैंने, 121 ब्रेंट का भाव। तो वो तो अलग ही है, तो वो एक ओवरहैंग है। और दूसरा, आप हमारे डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो हमें अभी ऐसे लग रहा है कि जो करेक्शन हुआ है ये ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन काफी अच्छा करेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत जो भी हुआ है। उसके चलते जो वैल्यूएशन है वो जरा 10 ईयर के एवरेजेस पे पहुंच रहे हैं आस्ते आस्ते, विच इज अ वेरी गुड साइन। और लेकिन एक ही चीज है कि हमारे रीजन के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बड़ी स्ट्रेस्ड है, क्योंकि रीजन काफी करेक्ट हुआ था, इंडिया बिल्कुल नहीं हुआ था। तो उसके चलते वैल्यूएशन गैप जरा बढ़ गया था। इसीलिए आप ये एफआई की जो सेलिंग देख रहे हैं वो देखते ही रहेंगे जब तक ये लाइन में नहीं आते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, इसलिए हमें लगता है कि अगला एक हाथ क्वार्टर अभी भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जब एक्चुअली डालना है पैसा तो आप सिलेक्टिवली डाल सकते हैं, और वो भी स्टैगर्ड मैनर में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिखेगा अगले 2 ढाई महीने में थोड़ा फ्लैट लाइनिंग दिखेगी आपको बाजार में, तो मौका काफी मिलेंगे आपको। ओके, तो थोड़ा सावधानी रखें। अभी बाजार बहुत सारे मौके देगा और कम से कम अगले 2-3 महीने सावधानी रखने की जरूरत है। और ये क्या सावधानी माइक्रो फैक्टर्स की वजह से भी रखनी है सर? जैसे कि आमतौर पर आप जैसे फंड मैनेजर्स कंपनियों पर बुलिश होते हैं कि चलो ठीक है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन कंपनियों की कमाई होती दिख रही है और जो कंपनियां इनसे दूर रहती है, उन जिन पर फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ठीक है। लेकिन क्या इस बार कंपनियों के नतीजों ने, जो इस तिमाही के नतीजे आए हैं, अभी अभी रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, क्या थोड़ा हिला दिया है मार्केट्स को कि जिस तरह से मार्जिन्स खराब हो रहे हैं, सेल्स है, मुनाफा नहीं है? तो माइक्रो फैक्टर पर कैसे आपका व्यू बन रहा है सर, बताएं। जी अनिल जी, ये अच्छा पॉइंट आपने निकाला कि क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो कैसे आपको दिखे। हमें तो ऐसे लगा कि थोड़ा हमारे तो हमारा ये व्यू था कि जरा
ज्यादा ही मार पड़ेगी कंपनीज को ऑन द मार्जिन, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस इस सबसे चल गए थे, पर काफी हद तक संभाल लिए गए। ये इतना इतना हिट नहीं आया मार्जिन में, एक्सेप्ट सर्टन सेक्टर लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह में तो काफी मार पड़ी है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर में इतनी नहीं लगी क्योंकि उनकी पुरानी इन्वेंट्रीज क्लियर आउट हो रही थी, तो शायद इसलिए वो संभल गए थे। और दूसरा आप देखिए तो जो डिसअपॉइंटमेंट टू सरप्राइज रेशो है वो इतना स्क्यू भी नहीं हुआ, मतलब 1:1 का ही रेशो रहा। हमें तो लग रहा था डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होंगे, एनालिस्ट ज्यादा एग्रेसिव थे, पर ऐसा लग रहा है कि मैनेज कर लिए हमारे कॉर्पोरेट्स और समाव अच्छे अच्छे मतलब काफी सेंसिबल रिजल्ट दिखाए। पर हैविंग सेड दैट, दूसरा हमने जैसे मैंने आपको बताया कि 25% हमारा कैश हो गया था और हमने फिर बाद में डिप्लॉय करना आस्ते आस्ते चालू किया है। तो ये हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक थीम हमने अपनी बनाई है, जो ये है कि हिंदुस्तान में अराउंड 30 से 35 करोड़ कंज्यूमर्स हैं जो एक्चुअली डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं, और वही कंज्यूमर्स को जो अपील करती है थीम्स, उन थीम्स में हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चालू की हैं, जो कि आप बोल सकते हैं मास अफोर्डेबल लग्जरी, या तो जो अच्छी चीज होती है, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है एक एथनिक वेयर प्लेयर, फिर एक जूतों का प्लेयर, फिर होटल्स के स्टॉक्स एक दो। तो ऐसे सब हमने अपने आप पैसे आस्ते आस्ते डिप्लॉय करना चालू कर दिए, और अच्छा ही हो रहा है वहां पे जैसे जैसे हमने पिकअप किया है ये सब। सो आई थिंक जैसे आपने बोला कि हमेशा मौके मिलेंगे बाजार में, आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन हमारा क्या है कि हम लॉन्ग टर्म थीम देख के करते हैं, इसलिए हमें थीम पसंद है, और ये थीम में ही, कंज्यूमर थीम में ही हमें लग रहा है कि आगे चल के होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अब ये बताएं सर कि इस तरह के माहौल में जब ब्याज दरें बढ़नी हैं और महंगाई ऊपर है, तो पहले तो ये बताएं कि जो 8 तारीख को पॉलिसी आने वाली है, इस पॉलिसी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? गवर्नर साहब क्या करेंगे और क्या कहेंगे? जी, हमें तो यही लगता है कि एक्चुअली आप पोल देखें सबके, तो यही है कि 50 बिप्स हाइक तो गिवन है रिपो रेट्स में, वो तो सब बना के बैठे हैं। कम होगा तो आई थिंक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, पर 50 मुझे लगता है कि बिल्ड इन है, तो वो अगर जो आ गया तो ठीक है। ज्यादा आया तो ज्यादा, मतलब वो तो बहुत ही डराने वाली बात है, पर लगता नहीं है कि उससे ज्यादा होगा। 50 इज द मैक्सिमम दैट द गवर्नर लुक एट। और दूसरा जो उनकी लैंग्वेज है, आई थिंक वो मेंटेन करेंगे, शायद इतना इतना हॉकिश भी नहीं सुनाएंगे, जैसे जो लास्ट टाइम उन्होंने बोला था वैसे ही दे मेंटेन करेंगे। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इतना पैनिक बिल्ड इन होगा बाजार में। अगर ज्यादा हॉकिश हो गए तो ऑब्वियसली वो तो है ही, पर हमें जिस हिसाब से हमने इकोनॉमी से, मैं हम तो इकोनॉमिस्ट है नहीं, तो जितनी भी बातें की इकोनॉमी से, हमें तो यही लग रहा है कि प्रॉब्ली दे विल मेंटेन देयर अकोमोडेटिव विद अ हॉकिश व्यू स्टैंड, ऐसा लग रहा है। तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। आधा परसेंट तो ब्याज दरें बढ़ना निश्चित है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर किसी को निवेश करना है इस बाज़ार में जहाँ महंगाई और ब्याज दरों के बढ़ने की चिंता हो, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है सेफ हैं, या तो कम गिरेंगे या यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस हैं? जी, एक तो हमारा तो सेक्टर एक गिवन है, वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। वहां पे, और वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाला ही मेनली, क्योंकि वो कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स होते हैं। और वहां पे हमारा एनालिसिस काफी हद तक यही बताता है कि जैसे जैसे ही इंटरेस्ट रेट सिनेरियो राइजिंग होता है, तो ये कंज्यूमर फेसिंग जो बैंक्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आती है, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वो बढ़ते रहते हैं आस्ते आस्ते, बिकॉज उनका जो लेंडिंग रेट है वो तो सीधा एडजस्ट हो जाता है विद द राइजिंग। और आपने देखा ही है पिछले हफ्तों में काफी बैंक्सों ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए, और एग्रेसिवली बढ़ाए हैं, मतलब एक बार नहीं 2-3 बार बढ़ा दिए हैं चलते। तो वो निम्स बढ़ जाते हैं, और नीचे जो लेंडिंग होती है, जो उनके बोरिंग कॉस्ट होते हैं, वो काफी स्टिकी रहते हैं, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं, तो इसलिए आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर जो है कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स का, या तो जो एनबीएफसी हो गए कंज्यूमर फेसिंग, वो सब में अच्छा ही होगा चल के आगे। दूसरा जो हमें सेक्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि कंज्यूमर पर डिस्क्रिशनरी, और वो भी एक वेरी सिलेक्ट सेक्टर जहाँ पे हमें अंडर पेनिट्रेशन दिखता है, वो वाला सेक्टर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है उसके बारे में। और तीसरा एक्सपोर्ट ड्रिवन जो सेक्टर है, वो आपको देखना पड़ेगा बड़ी क्लोजली, क्योंकि वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। बहरहाल अभी की तारीख में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज एक छोटा जैसे आईटी सेक्टर हो गया,
वहाँ पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जो आपका एट्रिशन रेट जो रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, जो जहाँ पे मैन पावर वगैरह मूव आउट होते हैं वगैरह, वो एट्रिशन रेट वो देखना पड़ेगा आपको बड़े ध्यान से। अगर जो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है तो वो सेक्टर भी अच्छा लगता है।